कोई उन्हें दबंग कहता है, कोई कुशल प्रशासक, कोई बागी, कोई मौका परस्त, तो कोई भ्रष्टाचारी। बारामती की इन्हीं गलियों में तकरीबन 3 दशक पहले अजीत पवार की मोटरसाइकिल की गड़गड़ाहट गूंजती थी। लोगों से मिलने जुलने के लिए अक्सर वो मोटरसाइकिल पर ही निकल पड़ते थे। वो मोटरसाइकिल तो अब नहीं दिखती, लेकिन बारामती की गलियों में अजीत पवार उर्फ अजीत दादा का रौब आज भी कायम है। अजीत पवार के सियासी करियर की शुरुआत भले ही इस बारामती से हुई हो, लेकिन उनका जन्म यहाँ से करीब पौने 200 किलोमीटर के फासले पर देवलाली प्रवारा नाम के कस्बे में हुआ। अजीत पवार शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे हैं। अनंतराव पवार का अपने पिता के साथ झगड़ा हो गया था, जिसके बाद वे अपना घर छोड़कर चले गए और मुंबई आ गए। मुंबई आकर उन्होंने मशहूर फिल्मकार वी शांताराम के साथ बतौर असिस्टेंट सिनेमेटोग्राफर काम करना शुरू किया। जिन दिनों में अजीत पवार स्कूल में थे, उसी दौरान अनंतराव पवार का देहांत हो गया और इसके बाद घर चलाने की जिम्मेदारी अजीत पवार के ऊपर आ गई। अजीत पवार कुछ दिनों तक अपने मामा के घर भी रहे। अजीत दादा पवार जी है, जो पवार फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने वो नगर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। देवलाली के उनका जन्म गांव है, लेकिन वो उनके मदर का नेटिव प्लेस था। लेकिन वो बॉर्न नहीं हो गए, तो बॉटअप इन बारामती है, यही मट्टी से जुड़े हुए। उनका बहुत जो एक किसान का बेटा होता है, जो एक पॉलिटिकल फैमिली से होता है, ये भी उनका एडवांटेज होने के बावजूद उनकी जो उनके रूट्स है, वो इस मिट्टी से बहुत बहुत नज़दीक से जुड़े हुए हैं। उन्होंने उनके बचपन में ही उनके पिताजी का बहुत अर्ली एज में उनके बहुत देहांत होने के बाद उनका पूरा उनके फैमिली के इंडिविजुअल फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पे आई। ये वो दौर था जब महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार का उदय हो रहा था। उन्हीं की उंगली पकड़कर अजीत पवार ने भी राजनीति का रास्ता अख्तियार किया। जिस तरह शरद पवार समेत पश्चिम महाराष्ट्र के तमाम नेताओं ने चीनी की सहकारी संस्थाओं के जरिए राजनीति में प्रवेश किया, अजीत पवार भी उसी रास्ते राजनीति में दाखिल हुए। 1982 में वो एक चीनी मिल के बोर्ड में शामिल हुए। इसके बाद पुणे जिले के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन चुने गए। 1991 में अजीत पवार बारामती लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए। इसके बाद उनकी गिनती भी महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं में होने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो पाते, उन्हें संसद की सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए छोड़नी पड़ी। सिर्फ 6 महीने तक वो लोकसभा में बारामती के सांसद रहे। इसके बाद वो बारामती से ही विधानसभा चुनाव जीते और तब से लगातार राज्य की राजनीति ही करते आ रहे हैं। बारामती से 15 किलोमीटर दूर तक छत्रपति शुगर फैक्ट्री है, वो कोऑपरेटिव है। तो अजीत पवार जी की शुरुआत ही वहाँ से हो गई। छत्रपति शुगर फैक्ट्री में वो डायरेक्टर रहे। उसके बाद वहाँ का शुगर फैक्ट्री का जो एक छत्रपति बाजार था, उसके प्रमुख वो काम करते थे शुरुआती में। उनका जो उनकी पूरी राजनीति है, उसकी शुरुआत ही शरद पवार के राजनीति के आधार पर रही। और शरद पवार जी का फुल सपोर्ट होने के कारण वो सीधे तौर से एक पे एक सीढ़ी चढ़ते गए। शुरुआत से ही अजीत पवार की राजनीति चाचा शरद पवार से जुड़ी रही। शरद पवार जब कांग्रेस में थे तो अजीत पवार भी कांग्रेस में थे। शरद पवार ने जब कांग्रेस से निकलकर अपनी अलग पार्टी एनसीपी बनाई तो अजीत पवार भी एनसीपी में आ गए। इसके अलावा जब भी शरद पवार चाहे कांग्रेस में हो या एनसीपी में हो, जब भी उनकी पार्टी सत्ता में रही तो उन्होंने अजीत पवार को अहम मंत्रालय दिलवाए। लेकिन कभी भी मौका होने के बावजूद भी
मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया और इसलिए अजीत पवार हमेशा सीएम इन वेटिंग कहलाए। साल 2004 में कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन सरकार महाराष्ट्र में बनी। शरद पवार की एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसके पास मौका था मुख्यमंत्री पद पर दावा करने का। अजित पवार को उम्मीद थी कि चाचा इस पद के लिए उन्हें ही चुनेंगे, लेकिन शरद पवार ने मुख्यमंत्री पद कांग्रेस के लिए छोड़कर सबको चौंका दिया। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के एवज में शरद पवार ने गृह और वित्त जैसे अहम मंत्रालय अपनी पार्टी के लिए ले लिए और केंद्र की यूपीए सरकार में अपने कोटे से एक ज्यादा मंत्री पद मांग लिया। हाथ आए मौके को इस तरह से छोड़ दिए जाने से अजित पवार खासे नाराज हो गए और अपनी नाराजगी उन्होंने कई बार सार्वजनिक भी की। अजीत पवार को अब लगने लगा था कि जिन शरद पवार ने उन्हें राजनीति में इतना बड़ा नाम बनाया, वही शरद पवार अब उनके सियासी मंसूबों को पूरा होने में, उनकी महत्वाकांक्षा को पूरा होने में रोड़े अटका रहे थे। इस बीच शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी राजनीति में अपने पैर जमा लिए थे और शरद पवार के राजनीतिक वारिस के तौर पर अब सुप्रिया सुले का नाम भी लिया जाने लगा था। ये सारा कुछ अजीत पवार को असुरक्षित महसूस करवा रहा था। इस बीच अजित पवार एक एक करके भ्रष्टाचार के मामलों में भी फंसने लगे। उन पर सबसे बड़ा आरोप 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का लगा। ये 1999 से लेकर 2009 तक की बात थी, जब अजित पवार के पास सिंचाई विभाग का भी प्रभार था। महाराष्ट्र सरकार के एक इंजीनियर ने आरोप लगाया कि सिंचाई के लिए बनाए जाने वाले बांधों के प्रोजेक्ट में घपला हुआ है। प्रोजेक्ट के ठेके अजित पवार की पार्टी से जुड़े गिने चुने लोगों को ही दिए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट की लागत बढ़ाई जा रही है और वक्त पर काम पूरा ना करने वालों और खराब काम करने वालों को ठेके दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर आरोप ये लगा कि राज्य में सिंचाई का इंतजाम बढ़ाने पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद सिंचाई के लिए पानी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इसके साथ ही अजित पवार और उनकी पत्नी पर 25,000 करोड़ रुपए के महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले से जुड़े होने के भी आरोप लगे। इस मामले में पहले मुंबई पुलिस ने और फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने मामला दर्ज किया। अगर मैं अनडिवाइडेड एनसीपी की बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर एनसीपी को भ्रष्टाचार के आरोप झेलने पड़े तो अजीत पवार की वजह से ही झेलने पड़े। बिल्कुल, आपने भी महाराष्ट्र की राजनीति काफ़ी लंबे अरसे से कवर की है। अजीत पवार का जो इरिगेशन स्कैम है उसका तो मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ा इशू बनाया गया था 2014 की और 19 के इलेक्शन में भी। तो अजीत पवार के एक करप्शन के जो जैसे अंग्रेजी में कहते एक शब्द है इपिटोम, एक महामेरु यानी कि बहुत बड़ा महाभयंकर राक्षस की तौर पे उनको करप्शन का एक प्रोजेक्ट किया गया था और उसके ऊपर देवेंद्र फडणवीस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, उन्होंने अपनी राजनीति सीखी थी। लेकिन आज राजनीति में जैसे हम कहते हैं कि देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमी, देर आर परमानेंट आर इंटरेस्ट, वही चीज़ अपने को देखने को मिल रही। तो एक दूसरे के अगेंस्ट में रहने वाले, दूसरे की टिप्पणी करने वाले लोग एक साथ पावर में महाविकास महायुति में बैठे हैं। तो उनकी राजनीति मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस हो, विनोद तावड़े हो, खुद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने अजीत पवार का जिक्र बार बार एक करप्शन के तौर पे किया है। इसलिए उनकी जो एक छवि थी उभरे हुए राजनेता उसमें काफ़ी ठेच पहुंचे उस टाइम पे। नहीं तो अजीत पवार इतने बड़े होने के बावजूद आज तक वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन नहीं पाए। ये भी एक सबसे शोकांतिका कहे का कुछ कहे तो उनकी राजनीति की है मेरे ख्याल से। अजीत पवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहा था। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अजीत पवार पर लगे भ्रष्टाचार के कथित आरोपों को चुनावी मुद्दा बनाया। यही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस खुलेआम शोले फिल्म के एक डायलॉग के जरिए अजीत पवार को धमकी देते थे कि अगर वे वापस सत्ता में आते हैं तो फिर अजीत पवार को जेल की चक्की पिसवाएंगे। लेकिन वाकई में ऐसा हुआ क्या? जी नहीं, हुआ इसका उल्टा। सत्ता आने पर अजीत पवार को भ्रष्टाचार के तमाम मामलों में क्लीन चिट मिल गई। चुनाव नतीजे आने के बाद सरकार बनाने को लेकर गतिरोध पैदा हो गया।
बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिला, लेकिन 2.5 साल मुख्यमंत्री पद अपने पास रखने को लेकर शिवसेना अड़ गई। इस बीच 23 नवंबर 2019 की सुबह देवेंद्र फडणवीस ने अचानक मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक और अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया। कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा दरअसल अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर दी थी और दावा किया था कि उनके साथ एनसीपी के सभी 54 विधायक हैं, जबकि हकीकत ये थी कि उनके साथ सिर्फ 12 विधायक ही थे। माना जाता है कि अजित पवार ने सत्ता की चाहत से ज्यादा जेल जाने से बचने की खातिर बीजेपी का दामन थामा था। शरद पवार जब राष्ट्रीय राजनीति करने लगे तो यहाँ पर वो बड़े पावरफुल हो गए और इतने पावरफुल हो गए कि 2019 में उन्होंने बगावत भी कर दी और उप मुख्यमंत्री भी बन गए 3 दिनों के लिए। लेकिन उस बगावत के पीछे क्या सत्ता में जाने का लालच ज़्यादा जिम्मेदार था या फिर उनके ऊपर जो मामले दर्ज किए गए थे और देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से धमका रहे थे कि मैं सत्ता में आया तो अजित पवार चक्की पीसिंग, उस डर के मारे उन्होंने बगावत की थी। दोनों भी थे। उन्होंने हर बार कहा है कि सत्ता ही हमारे विकास का एक पहचान है या सत्ता के बजाय हम नहीं रह सकते। उन्होंने हर बार ये बताया है। और दूसरी बात ये भी है कि उनके ऊपर लगे हुए भ्रष्टाचार के आरोप, बहुत से कुछ आरोप है वो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में है, कुछ ऐसे कोई बैंकिंग व्यवहार में है। तो ये 2002-04 के बाद की जो है तो उसमें कुछ ना कुछ बात होगी, क्योंकि जब ईडी या आयकर इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के सब छापे यहाँ पे बारामती में भी आते थे, तो उसके बाद जो उनकी स्टेटमेंट है वो बदलती रहती है। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की ओर से गुपचुप बनाई गई ये सरकार 3 दिनों से ज्यादा नहीं चल पाई, क्योंकि शरद पवार ने अजीत पवार के साथ गए विधायकों को दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की धमकी दे दी, जिसके बाद अजीत पवार के साथ गए लगभग सभी विधायक वापस शरद पवार के पास लौट आए। बहुमत के लिए पर्याप्त आंकड़ा न जुटा पाने के कारण देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। फडणवीस के इस्तीफे के बाद महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी, जिसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। कुछ दिनों बाद शरद पवार ने वापस अजित पवार को पार्टी में ले लिया। महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारात अजित पवार न केवल पार्टी में वापस आए, बल्कि उनको सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया और वित्त जैसा अहम मंत्रालय भी दिया गया। शरद पवार अजित पवार को उस वक्त वापस लिए जाने को अपनी एक गलती मानते हैं। राजनीति में कभी कभी गलती होती है, सुधारने की तैयारी होगी तो सुधारने का मौका देना चाहिए। ये मद्देनजर रखते हुए हमने उनको मौका दे दिया, मगर आज जो स्थिति है वो देखने के बाद तब हमने जो उनको मौका दे दिया वो हमारा निर्णय ठीक नहीं था, ऐसे आज सामने लग रहा है। वाकई में अजित पवार को वापस लेना शरद पवार को भी भारी पड़ गया। जुलाई 2023 में अजित पवार ने फिर एक बार बगावत करके पार्टी को 2 फाड़ कर दिया। वो महायुति सरकार में शामिल हो गए, जहां उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और वित्त मंत्रालय भी दिया गया। शरद पवार के कई भरोसेमंद नेताओं जैसे छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और दिलीप वलसे पाटिल ने उनका साथ छोड़ दिया। चुनाव आयोग और विधानसभा स्पीकर ने अजित पवार के गुट को ही असली एनसीपी होने की मान्यता दे दी और पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी भी अजित पवार को मिल गया। इतने बड़े झटके के बाद भी शरद पवार भतीजे अजित पवार को पटखनी देने में कामयाब रहे। शरद पवार ने पार्टी का नया नाम रखा, एनसीपी शरद चंद्र पवार, और उन्हें तुरही बचाता आदमी बतौर चुनाव चिन्ह मिला।
लोकसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी ने 8 सीटें जीती, जबकि अजित पवार सिर्फ 1 सीट जीत पाए। यहां तक कि अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने बारामती सीट से हरा दिया। लोकसभा चुनाव में हद पिटने के बाद से शरद पवार को छोड़कर अजित पवार के साथ जाने वाले नेता वापस शरद पवार के पास लौटने लगे। 2023 जुलाई में फिर से बगावत की और बहुत सारे, इस बार तो बड़ी बगावत थी, बहुत सारे जो खासदार थे, सांसद थे, विधायक थे, पार्टी के बड़े पदाधिकारी और जो शरद पवार जी के खासम खास लोग थे, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, ऐसे लोग भी अजीत पवार के साथ में चले गए। लेकिन अब क्या वजह है कि ये तमाम लोग जो कि अजीत पवार के साथ चले गए थे बगावत करके, अब एक एक करके वापस शरद पवार जी के पास में आ रहे हैं, फिर से शरद पवार जी के प्रति अपनी वफादारी जाहिर कर रहे हैं? जो गए साथ में, तो किसी का ये इनकम टैक्स सीबीआई से भी नाता था और किसी का सत्ता के लिए उनके जो चुनाव क्षेत्र है उसमें जो डेवलपमेंट की जो वर्क थे वो पेंडिंग रह रहे थे, क्योंकि बीजेपी की तरह से जो राजनीति हो रही थी उसके बदले स्टे आ रहा था सभी कामों पे, तो उसी के साथ भी उनके साथ गए, ऐसा भी हो रहा था। लेकिन जब ये पूरी राजनीति लोगों को पसंद नहीं आई तो ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, या विधायक या सांसदों को। लेकिन जब ये लोकसभा चुनाव आ गया और उसका जो पलड़ा भारी पड़ गया इसमें शरद पवार जी का, तो उनको एक समझ में आ गया कि हम चुन के भी नहीं आएंगे। अभी जो आ रहे हैं तो ये सब अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जो राजनीति है चल रही है, या लोगों का जो क्या बोलते हैं उसको, लोगों के मन में जो चल रहा है तो वो जानकर वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। शरद पवार जी के साथ उनके रिश्तों को लेकर है कि शरद पवार जी के साथ कैसे ही उनकी राजनीति जुड़ी रही है और अब आज के वक्त में वो शरद पवार जी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी कैसे बन गए? नहीं, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदी वगैरह कुछ ऐसा कोई ये नहीं है, क्योंकि देखिए हर एक टाइम पे नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। कुछ ना कुछ हमको उस टाइम पे निर्णय लेने पड़ते हैं। उस हिसाब से उन्होंने एक निर्णय लिया पिछली जुलाई में, और उसके बाद जो लोकसभा इलेक्शंस हुई और आज के डेट में हम लोग विधानसभा इलेक्शंस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ गलतियां हुई, परिवार को पॉलिटिक्स परिवार में लाना नहीं चाहिए था, मैंने वो भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। उसके लिए उन्होंने पब्लिकली माफ़ी भी मांगी। आपने भी सुना होगा कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैंने परिवार में पॉलिटिक्स लाना गलत था। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि मेरे जो भी है उन्होंने पूरी तरह एक्सेप्ट करके वो बात कही है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि चेंज होना चाहिए। अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ मिल के काम करे तो वो स्टेट के बेनिफिट में होता है। अगर डबल इंजन की सरकार कोई भी राज्य सरकार को मिलती है तो उनको बेनिफिट वो इनडायरेक्टली स्टेट को होता है और इनडायरेक्टली वो स्टेट के लोगों को होता है। इसके चलते उन्होंने एक डिफरेंट पॉलिटिकल एंगल लिया। अजित पवार ने अपने बेटे पार्थ पवार को भी राजनीति में उतारा था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्थ को मावल सीट से उम्मीदवारी दी गई थी, लेकिन पार्थ चुनाव हार गए। अजित पवार पर उनके सियासी करियर में कई आरोप लगे हैं। विपक्षी पार्टियों ने उनकी एक भ्रष्ट छवि बनाने की कोशिश की है। वो गर्म मिजाज के माने जाते हैं और कई बार गुस्से में कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे विवाद हो जाता है। 2 बार अपने चाचा से बगावत करने के बाद कई लोग उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का विलन भी मानते हैं, लेकिन उनके करीबियों का कहना है कि सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई करने के बावजूद अजित पवार एक कुशल प्रशासक साबित हुए और उन्होंने बतौर मंत्री बेहतरीन काम किया है। लेकिन वो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए नेता है और ज़मीन का पूरा अभ्यास उनको है, और उस कारण से उनका जो हर एक प्रश्न उन्होंने खुद से देखा है, खुद से महसूस किया, उसके वजह से उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ इतना है। और जब उन्होंने राजकीय जीवन में शुरुआत की तो शुरुआत के दौर में वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, और जैसे जैसे उनको अनुभव मिलता गया, फिर उनका जब एस्केलेशन हुआ
कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। अजीत दादा एक ऐसे राजकीय नेता है महाराष्ट्र से, उन्होंने ऑलमोस्ट हर एक मिनिस्ट्री में काम किया है, जिसके चलते उनको हर एक मिनिस्ट्री का अनुभव है। और वो एकमेव ऐसे नेता है जिन्होंने ये राज्य का बजट पिछले कई वर्षों में 10 बार प्रस्तुत करने का भी उनको एक्सपीरियंस मिला है, और उन्होंने वो बहुत अच्छी तरह से स्टेट के लिए प्रेजेंट भी किया है। अजित पवार की महाराष्ट्र की राजनीति में छवि एक दबंग राजनेता की रही है, लेकिन उन्हें लंबे वक्त से जान रहे लोग कहते हैं कि अब वो बदले बदले से नजर आते हैं। इन दिनों वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि उनकी छवि से मेल नहीं खाता। जैसे महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार एक माचो काइंड ऑफ पॉलिटिशियन है और थे, जो उनका कारे नारे, जो एग्रेसिव स्टाइल है, काम करने का जो ढंग था, वो एक माचो स्टाइल पॉलिटिशियन का था। लेकिन लोकसभा में करारी हार के बाद में उन्होंने जो अपना रिवैम्प, जो कुछ एक पीआर और स्ट्रेटेजिक एजेंसी की तौर जो उन्होंने एडवाइस से किया, वो पिंक जैकेट पहनना, सब पिंक होना, एक मुझे लगता है एक माचो पॉलिटिशियन और पिंक कहाँ पे तो भी कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। इसीलिए लोगों को जो अजीत पवार जो माचो था वो तो हजम नहीं हो रहा कि ये पिंक वाला अजीत पवार वही है क्या। तो मुझे लगता है डिफरेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इन द अजीत पवार मिमिक्री भी करने लगे। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि अजीत पवार वंस अपॉन अ टाइम ही वाज वेरी सीरियस स्टफ इन द महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, but now I surprise many people talks, even the opposition talks, he has turned himself as a laughing stock by doing all these things, mimicry करना, पिंक जैकेट पहनना, वो फर की कैप पहनना, गर्मी में भी वो भी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी जो 25-30 साल की जो राजनीति थी, उनसे हम ये 2-3 महीने का हम जब ज्वाइन करते, जिक्र करते, तो उसको बहुत ही ज़्यादा मिसमैच हो रहा है उनके पर्सनैलिटी से हिसाब से। आने वाले विधानसभा चुनाव अजीत पवार का सियासी भविष्य तय करेंगे। चुनाव नतीजे बताएंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार का पुराना रुतबा कायम रहता है या फिर वे वापस अपने चाचा शरद पवार की शरण में जाते हैं। और सवाल ये कि क्या इस बार चाचा उनको वापस लेंगे? कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, NDTV।